हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली शाम की 5 बजे की आपकी क्लास होती है एमपी टेट और सी टेट स्पेशल क्लास, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। हालांकि मुझे एक तरह से लग रहा था कि 5 जुलाई को शायद ना हो पाए एग्ज़ाम, क्योंकि उसी टाइम पे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हैं फंस रहे हैं और सीबीएसई स्कूल्स में ही होंगे, जाहिर सी बात है। और आपका सी टेट का एग्ज़ाम भी सीबीएसई स्कूल ही सेंटर बनता है और उसकी तैयारियां भी होती हैं वगैरह वगैरह। तो एक मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद एक आध हफ्ते वो डिले हो सकता है, बट अभी तक क्योंकि ऑफिशियल ऐसा कुछ आया नहीं है और काफ़ी नज़दीक आ चुका है टाइम, तो हमें 5 जुलाई ही मान के चलना है। अगर कुछ होगा भी तो बहुत मुश्किल है कि हो, क्योंकि अगर पोस्टपोन होना होता तो अब तक डेट आ चुकी होती कोई कुछ ना कुछ। खैर, जो भी है 5 जुलाई को मान के प्रिपरेशन करते रहना है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। ओके, रिप्लाई करने के लिए रेडी चाहिए। आज सीडीपी के हम प्रश्न देखेंगे। कल वाले प्रश्न आपके जो है काफ़ी रॉन्ग हो रहे थे, कोशिश करिएगा कि आज के सही हो, है ना। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, शिक्षार्थियों के अधिगम का आकलन करने हेतु उपयुक्त है क्या? दैनिक परीक्षण, मासिक परीक्षण, त्रैमासिक परीक्षण या वार्षिक परीक्षण? बेहतर ये होगा कि आप डेली डेली परीक्षण आकलन करते रहें, तो आप विद्यार्थी का एग्जैक्ट चीज़ें समझ पाएंगे कि वो एग्जैक्टली कितना सीख रहा है। क्योंकि वार्षिक की अगर बात करते हैं तो कई बार होता है कि कई बच्चे वो इतना सीख नहीं पाते हैं, लास्ट में एक आध महीना वो रट लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, हो गया, तो उनका मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। ज़्यादा बेस्ट है कि दैनिक परीक्षण किया जाए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होता है। वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्य काल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है करने में असमर्थ है, मतलब कि जो उसके क्लास के लेवल की चीज़ें हैं वो उससे नहीं बनती हैं, ठीक है, जो बाकी बच्चों को बनती है उसके क्लास के, तो वो बालक कौन सा बालक है? पिछड़ा बालक, सामान्य बालक, सृजनात्मक बालक या प्रतिभाशाली बालक? और यहाँ पे सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, पिछड़ा बालक कहलाएगा। जो अपनी क्लास की चीज़ भी नहीं सॉल्व कर सकता, उससे उतना भी नहीं आता, तो पिछड़ा बालक की कैटेगरी में आ जाएगा। उत्तम अनुशासन का निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है? जो नहीं है वही बताइएगा। अनुशासन का उत्तरदायित्व छात्रों को सौंप दिया जाए, छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए, अनुशासन संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए नियमित कार्य योजनाएं तैयार की जाएं, छात्रों को मौलिक प्रवृत्तियों की उपचारात्मक सहायता प्रदान की जाए। तो निगेटिव वाला ही लेना है आपको उत्तम अनुशासन के लिए। अनुशासन का देखिए, खुद पर खुद का शासन रखना ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को इसमें मोटिवेट किया जा सकता है, बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो ये सारे जो है सही तरीके हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम अनुशासन का उत्तरदायित्व जो है बच्चों को ही सौंप देते हैं, तो कई बार यानी कि हमारा कोई उस पर कंट्रोल नहीं रहता है, अपने मन पे छोड़ देते हैं, तुम लोग का मन करो तो मतलब अनुशासन में रहो, ना मन करे तो ना रहो। ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पे अनुशासन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों ने दंड वाला गेस किया होगा, क्योंकि दंड हमेशा निगेटिव में आ जाता है। तो यहाँ पे दंड देने की बात नहीं हो रही है, छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न करने की बात हो रही है। और ये दंड कई प्रकार से होते हैं, जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट ही हो, फाइन हो सकता है, या बहुत या ज़्यादा होमवर्क कर देना, या इस टाइप के कई सारे दंड हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा जहाँ पे भी डिसिप्लिन्ड होता है, जैसे चाहे वो कोई स्कूल हो, चाहे वो कोई आर्मी हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, जहाँ पे भी डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, हाई अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे कोई ना कोई जो है किसी न किसी, जैसे अगर बच्चे देर से आए हैं तो कुछ नहीं है तो वो थोड़ी देर बाहर खड़े रहेंगे, यही दंड है उनका। लेकिन वो एक डर रहता है बच्चों में कि देर से चलो नहीं, गेट बंद हो जाएगा, हमको बाहर खड़े होती है, एक भय की स्थिति उनके अंदर होती है, तभी वो उसे फॉलो करते हैं। तो अगर बच्चों को पूरी तरह से उन पे ही छोड़ दिया जाए, आपकी जो मर्जी वो करो, उत्तरदायित्व तो छात्रों को सौंप दिया जाए, तो 100% बच्चे अनुशासन फॉलो नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ये आधार नहीं है, बाकी सारे आधार हैं। अब यहाँ पे दंड निगेटिव में है, लेकिन ऐसा नहीं है, कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, और सिर्फ भय की स्थिति उत्पन्न करने की बात है थोड़ी सी, और वो किसी भी तरह से हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा। कल की तरह आज के भी क्वेश्चन थोड़े से ऐसे हैं जो सीटेट में आते हैं, और हमें कुछ सही लगता है और सीबीएसई उसे कुछ और सही मानता है। जो सीबीएसई सही मानता है वो फिलहाल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। खेल आधारित शिक्षण पद्धतियाँ प्रमुख रूप से योगदान है किस चीज़ के? बाल केंद्रित प्रवृत्ति का, विद्यालय केंद्रित प्रवृत्ति का, गृह केंद्रित प्रवृत्ति का, या शिक्षक केंद्रित प्रवृत्ति का? ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी तरह का कोई पाबंदी या कोई डर ना रहे ना, तो कोई अनुशासन कोई बच्चा क्यों फॉलो करेगा? किसी कोई नहीं पसंद करता अनुशासन फॉलो करना, बहुत ही सैकड़ों में एक आध बच्चा ही होगा जो
खुद को अनुशासन में रखना सही समझे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो खेल आधारित शिक्षण पद्धतियाँ बाल केंद्रित प्रवृत्ति की हैं। कक्ष में अधिगम के व्यवस्थित अनुकरण के लिए तथा विद्यार्थियों की रुचियों और संभावनाओं के विकास के लिए आवश्यक है क्या? आत्मानुशासन, नवीनतम शिक्षण सहायक सामग्री, कठोर परीक्षा प्रणाली, विद्यालय की इमारत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आत्मानुशासन जो है वो होना इम्पॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। हालांकि छोटी क्लासेस में ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे जैसे क्लासेस बड़ी होती हैं तो आत्मानुशासन की भावना बच्चों में आने लगती है, पर सब में नहीं आती। और आजकल तो बहुत चैलेंज हो जाता है, आप जितनी बड़ी क्लास में पढ़ाएं उतना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है अनुशासन को मेंटेन करना, तो वो एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बालक स्वयं खाने के स्थान पर मिल बांट कर खाना पसंद करता है, वह बालक क्या है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व का, बहिर्मुखी, उभयमुखी, अनुशासनहीन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का है। जब शिक्षार्थी अपने गत ज्ञान के भंडार में नवीन पाठ से सीखे गए अनुभवों को सार्थक ढंग से संबंधित करता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है? बिल्कुल, तो यहाँ पे ये क्रिया जो है ओके, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी गेस किया सही है, आत्मसात्करण कहलाती है। निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है क्या? एकीकरण का सिद्धांत, अपरिवर्तनशीलता का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत या सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। तो यहाँ पे अपरिवर्तनशीलता का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास में क्या है, परिवर्तन आता है रहता है, ऐसा विकास का तो मतलब ही है कि थोड़ा प्रोग्रेस होते रहना है ना, चीज़ों पे डेवलपमेंट होते रहना। ऐसा नहीं कि कोई जो चीज़ है जैसी है उसमें अपरिवर्तनशील रूप से ऐसी एज इट इज़ रहेगी, ऐसा नहीं होता है। अभिप्रेरण से तात्पर्य होता है क्या? बालक के व्यवहार में परिवर्तन से, बालक की मनोवृत्ति में परिवर्तन से, एक आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, एक ऐसे आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को छिन्न भिन्न कर देता है। तो यहाँ पे सही है, एक आंतरिक बल से जो व्यक्ति के व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है अभिप्रेरण कहलाएगा। जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती हैं तो परिणाम क्या होता है? मनस्ताप, कुंठा, द्वंद्व या फिर प्रत्याहार। दो तरह से अभिप्रेरित हैं, दोनों का आपस में कोई मैच नहीं है, तो ऐसे में इंसान वे द्वंद्व में रहता है। एक द्वंद्व उनके दिमाग में मचा रहता है कि क्या करें, ये सही, ये क्या, ऐसा करें कि वैसा करें, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। द्वंद्व इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने गेस किया था तो सही है, गुड। निम्नलिखित में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित जैविक अनुकूलन के मूल सिद्धांतों से असंगत है? संरक्षण यहाँ पे सही उत्तर होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी संरक्षण। किशोरावस्था के दौरान आत्मकेंद्रित संज्ञानों का विकास इस विश्वास के साथ कि वह अन्य लोगों के ध्यान केंद्र में है क्या कहलाता है? अस्मिता निर्माण, अस्मिता संकट, किशोर आत्मकेंद्रितता या फिर भूमिका भ्रांति। यहाँ पे सही उत्तर होगा आपका किशोर आत्मकेंद्रितता, ये करेक्ट आंसर। जो किशोरावस्था की बात हो रही है, आत्मकेंद्रित संज्ञानों का विकास जो होता है वो है आपका किशोर आत्मकेंद्रितता। नेक्स्ट देखेंगे, विकास की किस अवस्था में बालक सामाजिक समूहों तथा संस्थानों के प्रति मनोवृत्ति विकसित कर लेता है? अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, उत्तर बाल्यावस्था तक, ये इसका सही उत्तर हो जाता है। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय। एक चीज़ और कि रात को 9 बजे की भी हमारी क्लास हो रही है। फिलहाल हम वहाँ पे संस्कृत देख रहे हैं, तो जो लोग संस्कृत लिए हैं वो देख सकते हैं। और जिन लोगों ने इंग्लिश चूज़ की है सीटेट या एमपी टेट में, तो एक प्लेलिस्ट बनी है इंग्लिश पैडागॉजी नाम से, आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से देख लीजिए। और उस प्लेलिस्ट से आपको इंग्लिश में बहुत हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ग्रामर आपकी कितनी भी अच्छी हो, आधा 50% वेटेज आपका
पेडागॉजी का ही रहेगा, तो आपको वो एक बार देख लेना है। एमपी टेट और सी टेट वालों के लिए कह रही हूँ, बाकी सुपर टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पेडागॉजी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी यूपी टेट में थोड़ा सा आपका आ सकता है, देख लीजिएगा एक बार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।